हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इसी वीडियो में पांचवा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इससे पहले और अभी हम तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको थोड़ा बता दें। यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन पर 5 स्टार रेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि क्षेत्रफल से संबंधित कोई क्वेश्चन आने वाला है तो वो यही नंबर वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसे आप अच्छे से समझेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा सकें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस पेशेंस रखना और समझने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमसे पूछा गया है उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थ्योरी से आपको ये समझना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इसी के अनुसार सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल बनाएंगे। आप दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ए है जिसका नाम है ABC। तो हमने सबसे पहले ए वाला एक त्रिभुज बनाया। इसके बाद आपको एक त्रिभुज और बनाना है इस प्रकार, तो आप बना सकते हैं। तो इसका नाम हमने दे दिया PQR। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो फ्रेंड, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज PQR के बराबर है। तो हमने चित्रानुसार बना भी लिया। तो उसने कहा तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम क्या होते हैं। तो सर्वांगसम वो होते हैं जिनकी, जैसे किसी त्रिभुज के ऊपर यदि दूसरे त्रिभुज को रख दिया जाए तो उसे पूर्ण रूप से ढक ले। या फिर आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस त्रिभुज की ये भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब कि जितनी भुजा हमारी AB होगी यदि उतनी ही PQ है, और जो BC है वो QR के बराबर है, और AC PR के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो यही हमें प्रूव करना है कि सर्वांगसम है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रूफ नहीं करना, आपको ये प्रूफ करना है कि AB भुजा PQ के बराबर है, क्योंकि इसकी AB इस PQ के बराबर है, और BC भुजा QR के बराबर, क्या BC QR के बराबर है, और AC भुजा PR के बराबर है, AC भुजा PR के बराबर है। यदि आप ये 3 कंडीशन प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना है। ये तो था बेसिक जो क्वेश्चन में होने वाला है और हमने आपको बता दिया। लेकिन ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों त्रिभुजों की सबसे पहले जरूरत होगी। तो हमने आपके सामने बनाकर भी बता दिया कि ये किस प्रकार बनने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR, क्योंकि ऊपर ही कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आप करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR। तो आप इस प्रकार प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन की, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। अब फ्रेंड्स, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं और इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब इतना तो हमें पता चल गया है कि इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, आपको इतना तो पता होगा कि जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो उसके गुणांक में 1 होता है। वंस मोर, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो इसके गुणांक में 1 होता है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर। अब फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करना, हम क्या करने वाले हैं, हम एक क्षेत्रफल त्रिभुज ABC है और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। तो आपने जो प्रीमियस 6.5 पढ़ी हुई है उसमें हमने आपको क्या बताया है समझने की कोशिश करना। हमने आपको बताया है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं लेंगे। तो सबसे पहले इसकी यदि हम AB लेंगे तो इसकी हम PQ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और बटे में PQ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्रमेय क्या कहती है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत भुजाओं ए बी बटा पी क्यू के वर्ग के अनुपात के बराबर होती, तो हमने इसको कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बराबर में और भुजाएं लेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी ए सी लेंगे, तो इसकी हमें पी आर लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए सी बटा पी आर का वर्ग, तो ए भी ले लिया। इसके बाद हम इसकी एक लास्ट भुजा और बची हुई है बी सी और क्यू आर को भी लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर प्रमेय लगा दी 6.5 की क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर की समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उन्हीं की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो हमारी प्रमेय लग चुकी है। लेकिन आप समीकरण नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है पी क्यू आर, तो यहाँ पर जो पी क्यू आर है वो ए बी सी के बराबर है, तो क्यों ना हम कि क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर की जगह पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी लिख दें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी है इसको हम एज इट इज रहने देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा, अब जो हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से ये दोनों बराबर हैं, तो नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, तो हमने लिख दिया ए बी सी बराबर। अब फ्रेंड्स ये हमारी भुजाएं इसी प्रकार बराबर रहेंगी ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, और बराबर हमारे पास क्या हुआ है ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। ए प्रमेय यदि हम इस भुजा को लेकर भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सीखो और सब कुछ कर सको, इसलिए हम आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक इतना कर लिया, अब आप इतना चीज़ बताएंगे हमें कि ऊपर भी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी है और नीचे भी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो क्या दे जाएंगे एक बचेगा यहाँ पर, मतलब 1/1 बचेगा, तो यहाँ पर हम इसको 1/1 को 1 ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा अब 1 बचेगा, बराबर हमारे पास क्या बचेगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बचेगा, तो हमने इसको लिख दिया क्यू का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फ्रेंड्स बचेगा ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में मज़ा जरूर आ रहा होगा जिस प्रकार समझाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसको रफ करेंगे तब हम आपको आगे बताएंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स एक चीज़ पता है कि जब भी यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो रूट है इसको यदि हम यहाँ पर भेज दें, मतलब कि वर्ग को यदि हम इस ओर पक्षांतर कर दें रूट बन जाएगा, और रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 के बराबर मिल जाएगा ए बी बटा पी क्यू मिल जाएगा, और बराबर में हमें क्या मिलेगा ए सी अपॉन पी आर मिल जाएगा, तो ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा, और बराबर में हमें क्या मिल जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगा। फिर समझाते हैं कि इस वर्ग को यदि इस ओर पक्षांतर करेंगे तो रूट बन जाएगा, लेकिन रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पर हमने वर्ग हटा दिया और 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि जब भी बराबर में संख्याएं होती तो यहाँ पर तिर्यक गुणा होता है, आपके लिए 1 लिख रहे हैं, अब तिर्यक गुणा होगा तो पी क्यू बराबर ए भी हो जाएगा ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा पी क्यू बराबर ए भी हो जाएगा पहली कंडीशन में। अब कॉमा लगाएंगे, अब जो ए सी अपॉन पी आर है हमारे पास फ्रेंड्स उसके बराबर में भी 1 होगा, तो अब इस पी आर को गुणा हम 1 में करेंगे तो ए सी बराबर हमें पी आर तो मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। अब कॉमा लगाते हैं, इसी प्रकार बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर में भी 1 होगा, मतलब इस वाले 1 को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो अब इस क्यू आर का गुणा 1 में होगा तो बी सी बराबर क्यू आर होगा ना, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाकर क्या लिख दिया बी सी बराबर क्यू आर। अब आप इतना बता दीजिए हमें कि यहाँ पर जो पी क्यू भुजा है उसको हमने ए बी के बराबर बता दिया, तो जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, उसी प्रकार ए सी भुजा पी आर के बराबर है, तो ए सी भुजा इस पी आर के बराबर है, और जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, मतलब जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की भुजाएं आपस में बराबर दिखा दी,
और सर्वांग समता क्या कहती है कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब कि यदि पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो वो उसको पूरा ढक लेना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इनकी साइज बराबर है तो ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, और जब भी त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अतः त्रिभुज हमारा कौन सा वाला, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये समरूप, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, यही हमें प्रूफ करना था। यदि आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 1 इसे 2 व 3 बना लें, और आप लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो हमने तो जितना हो सकता था क्लियर उसको आपको करवाया है, और जितना सिंपल था उसको भी बताया। तो यह क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में आएगा। 6 पेपर आते हैं यूपी बोर्ड में, एक में ये जरूर देखने को मिलेगा, ये हम आपसे गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है, जो कि था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम जस्ट करेंगे 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यदि आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है, और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नोट कर आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हम इसी को बताना चाहेंगे कि जो एक्सरसाइज 6.4 है उसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमने उसमें से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन नोट करके आपके सामने आते हैं। अभी यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको क्वेश्चन के बीच में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी है और इसके ये भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा जिसका नाम है डी ई एफ। अभी बताएंगे, पहले समझते हैं। तो उसने कहा कि डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का अनुपात ना निकाल दें, वरना एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि हमसे डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसी क्रम में हमें बताना पड़ेगा। ये थी एक छोटी सी बात जो आपको समझनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। तो उसने क्या कहा कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी बन गया है जिसका नाम है ए बी और सी। तो उसने कहा एक त्रिभुज ए बी सी, तो हमने बना दिया त्रिभुज ए बी सी। सब बताएंगे, मजा आने वाला है क्वेश्चन में। तो उसने कहा ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के क्रमशः मध्य बिंदु क्रमशः। अब क्रमशः का मतलब होता है कि पहले यदि ए दिया हुआ है तो ए के लिए ए वाला प्रयुक्त होगा। जैसे यहाँ पर ए बी दिया हुआ है तो इसका मध्य बिंदु डी होगा। क्रमशः का मत होता है लगातार, इसके बाद आने वाला। तो ए बी पर हमारा बिंदु डी है। अब क्या लिखा हुआ है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया ए है, तो यहाँ पर डी बिंदु स्थित है तो हमने डी ले लिया। इसी के बाद उसने कहा दूसरी नंबर बी सी पर ई बिंदु, तो यहाँ पर जो बी सी भुजा है इस पर ई बिंदु है तो हमने इसको ई बिंदु ले लिया। आगे बढ़ते हैं, सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः एफ है, मतलब कि अब जो सी ए भुजा है उसका मध्य बिंदु एफ है, तो यहाँ पर जो सी ए भुजा है इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हम एफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एफ ले लिया। अब फ्रेंड्स एफ हमने ले लिया। अब यहाँ पर इनसे बनने वाला एक त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी ई एफ, तो यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इन्हें आपस में मिला देंगे। अब नेक्स्ट दूसरे बारी मार्कर से मिलाते हैं ताकि आप समझ सकें। तो इस प्रकार हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करना बस फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखना कि एक हमारा त्रिभुज बन के आया है जिसका नाम है डी ई एफ। वो किसके अंदर बना हुआ है, ए बी सी के अंदर एक त्रिभुज डी बी सी बन के आया है। डी ई क्या बनकर आया है, डी ई एफ।
तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो छोटा त्रिभुज DEF है और जो बड़ा वाला ABC है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मजा आएगा, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है, एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन को सरल करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो BC भुजा है और जो DE भुजा है तो एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो BC भुजा है वो DF की दोगुनी है। मतलब कि यदि हम DF भुजा का मान लिखेंगे तो इसको 2 गुना BC लिखेंगे। समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बताते हैं। जैसे हमने ये कहा कि जो BC भुजा है वो DF भुजा जो है इसकी कितनी गुनी है, इसकी 2 गुनी है। मतलब कि यदि हम इसका 2 गुना कर दें तो जो BC भुजा है और BF भुजा और जो हमारी DF भुजा है ये दोनों हमारी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो DF भुजा है वो BC की आधी है और जो BC भुजा है वो DF की 2 गुनी है। तो यहाँ से मतलब निकल के आता है कि यदि हम आपसे कहें कि ये BC भुजा है, जो BC भुजा है और जो DF भुजा है, तो DF भुजा BC की कितनी है, 2 गुनी है। तो यदि हम BC भुजा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/2 DF। क्या फ्रेंड्स, DF क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो BC भुजा है वो DF की आधी है। मतलब कि जो DF भुजा हमारी है वो BC की कितनी है, 2 गुना है और जो BC भुजा है वो DF की आधी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता है कि गुणा हो रहा है और गुणा की संख्या हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, BC/DF मिलेगा और बराबर में 1/2 मिल जाएगा। ये तो हुआ हमारा BC और DF भुजा के लिए। इसके बाद हमने आपको बताया जिस प्रकार DF और BC भुजा में कॉन्सेप्ट यूज हुआ उसी प्रकार DE और AC में होगा। क्योंकि DE भुजा AC के समांतर है तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि हम आपसे पूछें AC भुजा DE की क्या है तो आप लिखेंगे 1/2 DE है। मतलब कि यदि हम AC को बताना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा 1/2 DE। अब यदि हम इस 1/2 को यहाँ पर जो गुणा कर रही है तो यहाँ पर आके भाग करेगा तो AC/DE हो जाएगा और बराबर में 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार हमारा जो क्या है, जो हमारी EF भुजा है वो AB के पैरेलल है तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी यूज होगा। ये तो हमने बता दिया कि एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है उसी प्रकार हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि AB, BC और CA के क्रमशः मध्य बिंदु DEF हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC की भुजाओं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DEF हैं। तो ये हमने बता दिया। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करने वाले थे, जो हम आपको बताने वाले थे कि इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए अब हम आपको ये बता रहे थे कि जो हमारी BC भुजा होगी वो 1/2 DF होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए BC बराबर 1/2 कौन सी वाली भुजा होगी, हमारी DF होगी। तो यहाँ पर हो गया DF। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया DF। अभी हमने आपको बताया। अब हमने आपसे ये कहा कि ये गुणा कर रही है तो गुणा की संख्या पक्षांतर करेंगे तो बटा में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC/DF हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो फ्रेंड्स इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमने आपको और क्या बताया कि जो हमारी EF भुजा है वो AB के पैरेलल है। तो हम पूछेंगे समांतर है तो AB को हम क्या लिखेंगे, 1/2 EF लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB बराबर हम लिखेंगे 1/2 क्या लिखेंगे, EF लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया EF। और हमने आपको क्या बताया कि ये गुणा की संख्या है, यहाँ पर आएगी तो पक्षांतर में भाग करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और बटा में EF हो जाएगा और बराबर में 1/2 हो जाएगा। और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अभी तक समीकरण नंबर 1 व 2 बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने BC भुजा ले ली, AB भुजा ले ली, BC ले ली, AB ले ली, अब रह गई है AC भुजा। तो इसी प्रकार हम AC भुजा को क्या लिखेंगे, AC बराबर हम लिखेंगे 1/2 DE लिखेंगे, 1/2 क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/DE। अब गुणा की संख्या
पक्षांतर होगी तो बटे में आएगी, तो AC बटा DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी AC भुजा है वो DE की पैरेलल थी। तो इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ओनली आपकी हमने समीकरण बनाए हुए हैं। अब आपने एक चीज़ तो देखा होगा कि LHS अलग है और RHS बराबर है समीकरण तीनों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी RHS है उसमें 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इनका RHS बराबर है तो LHS अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से, क्योंकि जब RHS बराबर है तो LHS आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने लिख दिया समीकरण 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, BC/DF बराबर किसके हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके हो जाएगा AB और बटा में EF और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला AC/DE। तो यहाँ पर हो गया AC/DE। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमने समीकरण नंबर 3 से इनके भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि DE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि इस प्रकार तो अनुपात आप कभी निकाल ही नहीं सकते, वरना एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने पड़ेगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC और DEF को आपस में समरूप प्रूफ करेंगे, तभी हम इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने समरूप सिद्ध कर दिया है। कैसे कर दिया है कि आप देखेंगे कि हमने इनकी भुजाओं के अनुपात को समानुपाती दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। आप देखेंगे कि BC के बटा में DF है, तो यहाँ पर जो BC भुजा है इसके अनुपात में DF है, तो इन भुजाओं का हमने अनुपात समानुपातिक दिखा दिए, मतलब भुजाओं के अनुपात हमने क्या कर दिए, समान कर दिए। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर ही हमारे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भुजा भुजा समरूपता लगा दी, क्योंकि हमने उनके भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज DEF समरूप होगा ABC, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हमारा हो जाएगा ABC। और यहाँ पर आप लिख देंगे भुजा भुजा समरूपता से, तो स्पेस नहीं है तो इंग्लिश में हम साइड बोलते हैं भुजा को, तो SSS हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ए तो हो गया कि समरूप भी सिद्ध हो गया, और यहाँ पर कैसे हुआ ए भी बता दिया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। अब में 6.5 का प्रयोग है फ्रेंड्स और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसको रफ करने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, ताकि हम आपको अब आसानी से बता सकें। तो सबसे पहले हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हम स्पेस रखेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि परिमेय 6.5 क्या कहती है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर, फ्रेंड्स क्या बताया था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, अब संगत भुजा हम इसकी AB ले रहे हैं और इसकी EF ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप AC और DE ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं AB और EF, तो हमने ले लिया तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले ऊपर लेंगे कौन सी भुजा, DE, क्योंकि DEF त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमने ले लिया DE और बटे में हमारी क्या हो जाएगी, इसके समांतर हमारी AC भुजा है, तो हमने AC ले लिया। तो उसने क्या कहा कि इनके वर्ग के बराबर होती है, मतलब कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अभी यहाँ पर प्रूफ करके भी बताया था। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज नोट की होगी जो हम साफ कर चुके हैं, कि हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो AC भुजा है वो 1/2 क्या है, हमारी DE है। अभी हमने आपको बताया था, तो बस अब इसी का प्रयोग है और क्वेश्चन समाप्त है। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF हो जाएगा और बटा में हमारे पास क्या आएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज
बी सी आएगा बराबर। सबसे पहले हमारे पास क्या है डीई, तो हम डीई को एज इट इज रखेंगे। इसके बाद जो ए सी भुजा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डीई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि क्योंकि पहले तो समीकरण नंबर 1 है और दूसरी बात ये है कि ए सी 1/2 डीई है, समझा भी दिया। तो अब ए सी की प्लेस पर हम रखेंगे 1/2 डीई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डीई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर होने के बाद डीई से डी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ बटा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर। डी से डी तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 1/2 का होल स्क्वायर मिला। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हमें मिला 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको पलट देंगे, तो यहाँ पर पलटेंगे तो क्या बनेगा, 2/1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके बटे में ये संख्या लिखी हुई है तो ये पलट जाएगी, तो 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अच्छे से बताते हैं, तो 1 के बटे में हमारा लिखा हुआ है क्या, 1/2 लिखा हुआ है, तो पहली संख्या ऐसे ही रहेगी लेकिन दूसरी पलट के ऐसे हो जाएगी, तो 2/1 हमने इस प्रकार कर दिया और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बस इसी लाइन में क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं, हम आपको क्या बताने वाले हैं कि बराबर। अब सबसे पहले हमें क्या प्राप्त हुआ कि क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ हो गया और बटा में हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, तो इसको भी लिखेंगे हम क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर। अब बराबर में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का 1 ही रहेगा, तो 4/1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ अनुपाते क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्या फ्रेंड्स, ए बी सी, क्योंकि आपको अनुपात ज्ञात करना है ना कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऊपर ही रहेगा, उसके बाद ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ अनुपाते क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 4/1। तो फ्रेंड्स इसी को हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन स्वयं कह रहा था कि डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी इन दोनों का अनुपात ज्ञात किया, तो 4/1 आया। यदि आप एबीसी का अनुपात डीईएफ करेंगे तो 1/4 आएगा और आपके सारे नंबर चले जाएंगे। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को आसानी से बताया और इसी के साथ यह क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था कि ए सी भुजा को हम 1/2 ई एफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ यह क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था एग्जाम के लिए। और दूसरी बात ये थी कि यह क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने आपको पूरी तरीके से समझा भी दिया और करवा भी दिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6वां क्वेश्चन और 7वां, और उसी के साथ एक्सरसाइज 6.4 हमारी कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर जरूर करना, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे उसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।